तो आज की क्लास में आज हम बात करेंगे पिवट टेबल से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो डेटा बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम करता हूं समझाने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं डेटा, ठीक है। अब डेटा के अंदर में हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये डेटा आपके सामने है और मुझे इस पे पिवट लगा, तो क्या करना है, हमने पिवट लगा दिया सिंपल से। पर प्रॉब्लम कब होगी, जब डेटा नया ऐड हो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक नया डेटा ऐड कर, अभी फिलहाल एक रिपोर्ट बना रहा हूं मैं, रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी आ गया। अब यहां पे मैं एक काम कर रहा हूं कि एक डेटा नीचे ऐड करके एक नया रीजन जो है सेंट्रल कर देता हूं। सेंट्रल तो है इसमें, एनसीआर कर देता हूं, ठीक है, एनसीआर। अब अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहां एनसीआर नहीं ऐड, क्यों नहीं ऐड हुआ? इसके पीछे ऐड ना होने का रीजन ये है कि जो एनसीआर का जो हमारा ऐड हुआ यहाँ पे, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो एनसीआर है वो हमारा लगा हुआ पीवट के रेंज से बाहर है। मैं पीवट तो 136 तक ही लगा है ना, 137 आ गया। तो मुझे इसमें अपडेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं इस्तेमाल करूं कि मैनुअल जाऊं पिवट टेबल एनालाइज पे, ठीक है, एनालाइज पे जाऊं और यहां हम चेंज सोर्स में आए और पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट करके और फिर ओके करें, एनसीआर आएगा। बट ये तो मैनुअल हो गया ना। अगर हम ऑटोमेशन की बात करें, हम बात करें ऑटोमेशन की, वहां पे तो काम नहीं आएगा ना सर, क्या? अब ऐसे हुआ कि पीवट लगा है फिर मैनुअल की दिक्कत हो जाएगा। हमें ऐसा सिचुएशन ऐसा चाहिए कि ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक जो है हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। सो ऑटोमेटिक ऐड होने के लिए हम क्या करेंगे, हमें हमें इसके लिए दो चीजें कर सकते हैं, इसके लिए भी दो चीजें है। वो कहा फिल्म नहीं था, करोगे तो दो बातें होगी, नहीं होती ये होगी, सिस्टम से चीज होगी ना। इसके दो तरीके। पहला तरीका है कि इसको हम टेबल में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट कर दें टेबल, जो कि लास्ट टाइम हमने किया था। फिर जब यहाँ को एंट्री करेंगे तो टेबल ऑटोमेटिक यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। पिवट के साथ नहीं करना, हमें टेबल के साथ करना है। या तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, वरना इसको क्लिक करके इंक्रीज करना। लेकिन टेबल का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते क्योंकि टेबल के साथ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम होती है। सो हम टेबल यूज नहीं करना चाहते। अगर टेबल यूज ना करें तो फिर क्या करें, टेबल यूज ना करें तो क्या करें, एक फॉर्मूला आता है। जब कुछ मैं यहां से हटा देता हूँ चीज, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है ऑफसेट का, ध्यान से देखिएगा, मैं दो तीन बार बताऊंगा इसको। ऑफसेट, ऑफसेट, इसको यहां सेलेक्ट किया, देन कॉमा। अब यहां मुझे दिखाना है टोटल कितना रो है, कितना मैंने बोला कि रेफरेंस मतलब हुआ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा। A1 हमारा डेटा स्टार्ट हुआ, रो का मतलब हुआ कितना रो कॉलम, रो एंड कॉलम आप स्किप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे कुछ स्किप नहीं करना है। अब पूछ रहा है हाइट, ये अपने पूरा रो का हाइट दिखा। तो यहां पे मैंने लिखा काउंट लगाया, किसका लगाया, काउंट, काउंट ए, सॉरी काउंट ए। और ये पूरा का पूरा हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। वापस हमने काउंट, वापस काउंट ए लगाया विड्थ के लिए और पूरा कॉलम ले लिया, ठीक है। यहां पे डिटेल। अब आपको समझना है कि ऑफसेट फॉर्मूला वर्क क्या कर रहा है, ऑफसेट फॉर्मूला वर्क क्या कर रहा है।
तो यहां पे सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार के एवरेज फॉर्मूला में जाइएगा तो यहां दिखेगा। तो सबसे पहले सम्मी ने क्या किया, काउंट का फॉर्मूला लगाया तो काउंट ए आया 136, और फिर यहां पे आया 12। तो ऑप्शन को क्या चाहिए कि भाई कहां से डेटा स्टार्ट है, कितना रो एंड कॉलम को स्किप करना है, और ये 136 हाइट मतलब डेटा तो कितना रो में है और कितने कॉलम में, जितना रो एंड कॉलम आप डालिएगा लास्ट में उतना का रेफरेंस बना के दे देगा A1 से A36। दिखा सर, समझ में आया? इस तरह मैं 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 दोबारा बता रहा हूं। हम लगाएंगे फॉर्मूला ऑफसेट का। रेफरेंस मतलब स्टार्ट ऑफ द डेटा, कि डेटा कहां से स्टार्ट है, पहला चीज। दूसरा, कितना रो और कितना कॉलम स्किप करना है। हम बोला कोई रो नहीं कोई कॉलम, ठीक है। अब यहां पे आता हाइट, कि मेरे डेटा का हाइट कितना है। तो मैनुअली गिनेंगे तो दिक्कत होगा ना, मैनुअली मान लीजिए आपका 134 है तो मैनुअली 34 करने दिक्कत हो जाएगी ना। तो कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो बता दे मुझे कि इस कॉलम ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने रोज में डेटा है। तो उसके लिए काउंट ए लगेगा। क्या लगेगा? काउंट ए। और ऐसी तरह से बता दे कि भाई पूरे कॉलम कितने कॉलम में डेटा है, तो अगेन काउंट ए। और हमने पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर, दिख गया, समझे? वो दिक्कत मामला में। अब यहां आपने एंटर प्रेस कर दिया। अब इस पे मैं F4 करके फ्रीज करता हूं, इसको F4 करके फ्रीज करता हूं, इसको F4 करके फ्रीज करता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला पीवर्ड में तो नहीं लगा सकता ना सर। तो मैं इसको सबको फ्रीज करके और चला गया डिफाइन नेम में। कहा? फॉर्मूला वार के अंदर होता है डिफाइन नेम। इसके अंदर हमने डेटा या जो भी नेम देना है नेम दे दिया, और नीचे जहां रेफर टू दिख रहा है इसमें हमने वो ऑफसेट का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। देन ओके। अब ये फॉर्मूला वाला रखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट कहीं पिवट लगाना है तो इंसर्ट पिवट टेबल में डेटा यहां डाल दीजिए। देन ओके, हो गया। अब मैंने यहां पे रीजन और यहां पे मान लीजिए क्वांटिटी डाल, ठीक है। अब मैं डेटा यहां पर आता हूं, एक डेटा नीचे बैठाता हूं और यहां एनसीआर 1 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? एनसीआर 1। अब यहां देखिए ये नहीं आया, आपको एक बार इसको रिफ्रेश करना हो। जैसे रिफ्रेश कीजिएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इसे रिफ्रेश करना पड़ रहा है तो पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके यहां डेटा में जाके रिफ्रेश विंडो ओपनिंग, ओपन होते ही ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा। समझे? समझ गए? कोई दिक्कत? जी बिल्कुल। तो बार बार रेंज सेलेक्ट, डायनेमिक रेंज पिवट टेबल इसको कहा जाता है, कि ऑटोमेटिकली एक रेंज को एक्सेस कर लेगा, ठीक है ना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, फॉर्मूला लगाइएगा तो फॉर्मूला कई बार आपके यहाँ पे इसका वैल्यू का एरर देगा। वैल्यू का एरर देगा इसका, देखिए मेरा पास लेटेक्स एक्सेल है तो इसमें डायनेमिक एरे फॉर्मूला है। क्या है? डायनेमिक एरे फॉर्मूला। जिससे क्या होता है कि फॉर्मूला अपने आप परफॉर्म कर देता है, नीचे रिजल्ट आ जाता है। बट आपके पास ऐसा नहीं होगा तो देख लीजिए, ठीक है।
अब दूसरा टॉपिक हम स्लाइसर नहीं, हम पहले फिल्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, फिर स्लाइसर पे जाने, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहां पे चैनल वाइज क्वांटिटी का रिपोर्ट निकाला, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ रीजन वाइज देखना है, मेरे पास फिल्टर जो है 3-4 तरह के फिल्टर होते हैं, 3-4 तरह के फिल्टर को समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, मंथ को रखा यहां पे। तो यहां से जो हम फिल्टर लगाएंगे तो हम देख लेंगे भाई किसका चाहिए किसका नहीं चाहिए, यहां से लगा सकते हैं क्या। उसके बाद यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां से हम मंथ को फिल्टर लगा सकते हैं कॉलम में, क्योंकि मुझे किसी मंथ का नहीं चाहिए। एक आपका पेज फिल्टर आता है, अगर मैंने रीजन को रख दिया तो ये हमारा पेज फिल्टर हो गया कि मैं किसका देखूं किसका नहीं देखूं। अब स्लाइसर का यूज क्यों होता है, कई बार क्या होता है कि मुझे एक ही डेटा पे दो अलग अलग एनालिसिस करने पड़ते हैं, दो अलग अलग पिवट लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने मान लीजिए सीट 4 में यहां पे पिवट टेबल लगाया, इस बार मैंने सेल्स चैनल और मंथ वाइज, जो मंथ हमारा मंथ वाइज मैंने अपना अमाउंट लिया, ठीक है। और फिर इसके ऊपर हमने क्या किया, चार्ट व्यू लगा, क्या कर दिया, चार्ट्स भी लगा दिया, राइट सर। दोनों पे अलग अलग चार्ट लगा देता हूं, यानी से तो चार्ट तो कीवर्ड से क्लिक है ना सर। और यहाँ ये आपका अप्रैल सम ऑफ क्वांटिटी, इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे अगेन चार्ट पे आते हैं और इस पे हम अपना लाइन चार्ट लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइन चार्ट, जैसे हमने डैशबोर्ड में किया था ना, सेम उस तरह से। अब मैंने फिल्ट्रेशन यहां लगाया हुआ रीजन, तो अगर मान लीजिए कोई हम ईस्टर्न रीजन सिलेक्ट कर, सेंट्रल सिलेक्ट कर लिए, तो सेंट्रल में आप देखेंगे कि सिर्फ हमारा ए चेंज हुआ, ये नीचे वाला चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ सर नीचे वाला। हाँ, तो उससे मतलब नहीं, मंथ वाइज जो मंथ वाइज तो भी है ना सर, तो वही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला फिल्टर लगाते हैं वो सिर्फ एक जो हमारा होता है उस पर वर्क करता है, मतलब एक जो हमारा पिवट होता है उस पर वर्क करता है। मतलब एक ही फिल्टर इन दोनों पिवट या दो से ज्यादा पिवट को कंट्रोल करे, उसके लिए हमें स्लाइसर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, स्लाइसर। जैसे मैंने रीजन दे दिया एनो, अब यहां पे अगर मैं एनसीआर करूं तो एनसीआर का डेटा आएगा, आ रहा है ना, ईस्टर्न का आ रहा है, बट एक ही चेंज हो रहा है, ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जितने पीवर्ड हैं उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस पे क्लिक कीजिए, एनालिसिस पे जाइए और यहां पे आता है फिल्टर कनेक्शन, क्या आता है, फिल्टर कनेक्शन, ओके कर दीजिए। अब एक कनेक्ट हो गया, अब दोनों देख रहे, दोनों दोनों वर्क करेगा, ठीक है। और यही नहीं कि हम जैसे कि चार्ट लगाया, इस चार्ट को कट करके हम दूसरे शीट पे ले जाते हैं, ठीक है। और स्लाइसर जो मेरा है, स्लाइसर, इसको भी कट करके दूसरे शीट पे ले आते हैं, मैंने पिवट किसी और शीट में और स्लाइसर चार्ट किसी और शीट में, और आपका डेटा वर्क कर रहा है ना सर, ठीक है। तो स्लाइसर का यूज यही होता है। अब आती है बारी, अगर डेटा में डेट है तो डेट पे स्लाइसर थोड़ा सही से वर्क नहीं करेगा, डेट पे स्लाइसर सही से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पूरा डेट दिखाएगा ना सर। जैसे यहाँ पे स्लाइसर ले लिया आपने और डेट डाल दिया, ये पूरा का पूरा डेट दिखाएगा इस तरह से ना। तो डेट के लिए स्लाइसर में ऑप्शंस होता है, वो होता है हमारा ए, टाइमलाइन। टाइमलाइन हमने डेट सिलेक्ट किया, देन ये आ गया, ठीक है। तो यहां पे हम इस तरह से मंथ वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है।
एक से ज्यादा मंथ चाहिए तो इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं एक से ज्यादा मंथ के लिए। मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली आ जाएगा, ईयरली चाहिए तो ईयरली आ जाएगा, 2025 का 2026 का, ठीक है ना। हाँ, क्वार्टर करेंगे तो यहाँ पे ईयर और क्वार्टर दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो हम टाइमलाइन का इस्तेमाल, तो आज हमने दो चीजें डिस्कस किया। एक तो हम डिस्कस किया स्लाइसर। अब स्लाइसर की अपनी फॉर्मेटिंग होती है, ऊपर देखिए यहाँ फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं, कलर ले सकते हैं। उसके बाद कॉलम्स, यहाँ देखा जाता हूँ इधर, इसके मान लीजिए रो मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए, कॉलम में लिस्ट चाहिए, यहाँ कॉलम्स होते हैं, 2 कॉलम कर दिया तो 2 कॉलम का लिस्ट आ गया। इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज की जा सकती है, ठीक है। ये सब चीजें तो हमने यूज किया ही है ना सर। अब फिल्टर कनेक्शन टाइमलाइन, हाँ फिल्टर कनेक्शन टाइमलाइन और ये ऑफ डायनेमिक पिवट, ये नहीं किया था, ये हमने आपके साथ। अब बारी आती है पिवट के अंदर कैलकुलेशन। फिल्टर पिवट के अंदर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ रीजन वाइज टोटल अमाउंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें और चाहिए, अमाउंट क्वांटिटी लेता हूँ, क्वांटिटी ले लिया, कुछ ही और चाहिए। पहले यहाँ पे चाहिए मुझे क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए। अब स्टार्ट आया तो मंथ रखता हूँ मैं यहाँ पे मंथ, तो भाई जैन का इतना सेल हुआ, फैब में से जैन और फैब मिलाया कितना हुआ, क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए। तो मैं यहाँ क्वांटिटी को एक बार और रखूंगा, यहाँ पे वैल्यू फिल सीट में, यहाँ पे वैल्यू फिल सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ पे शो वैल्यू एज का एक टैब दिख रहा है ना, इस पे जो कि नो कैलकुलेशन डिफॉल्ट होता है, उस पे जाइए। तो परसेंटेज ऑफ हमने बोल दिया कॉलम टोटल, इस कॉलम का टोटल से परसेंटेज निकाल दिया, ठीक है। एक बार और रख देता हूं और यहाँ पे मुझे रनिंग टोटल चाहिए, तो यहाँ पे आएगा रनिंग टोटल, क्यूमुलेटिव टोटल को रनिंग टोटल कहते हैं, देखिए आ जाए, ठीक है। एक बार और ड्रॉप कर देता हूं मैं यहाँ पे। अब इसमें हम कुछ और करना चाहते हैं, अब यहाँ पे रनिंग टोटल, यहाँ पे रैंक आ जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंस तो होगा, जैसे मैं जनवरी और फरवरी के बीच में डिफरेंस चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए होता है। यहाँ पे आता है आपका पेरेंट रो टोटल, कॉलम टोटल, नहीं कॉलम तो है ही नहीं, सब टोटल वगैरह होता है ना, उसको यूज करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन है जिसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देख लीजिएगा, जो दिक्कत होगा बताइए, ठीक है। रनिंग टोटल परसेंटेज कर दिया आगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कॉलम के बीच, जैसे मुझे अमाउंट का जीएसटी नहीं निकाला, नहीं है इसमें, मुझे 18% का जीएसटी निकाला, ठीक है। तो मुझे अगर मान लीजिए कि सेल्स चैनल वाइज अमाउंट हमने यहां डाल दिया और अमाउंट का 18% का जीएसटी कैलकुलेट करना, तो आप नए कैलकुलेटेड फील्ड भी बना सकते हैं। यहां फिल आइटम सेट में कैलकुलेटेड फील्ड, और इसमें मैंने लिख दिया जीएसटी, और यहां हम क्या कर रहे हैं, अपनी अमाउंट का इंसर्ट किए, इसको मल्टीप्लाई बाय 18%, ठीक है। तो ऐसे किसी फील्ड के टोटल को किसी और फील्ड के साथ या किसी और कैलकुलेशन के साथ हम कैलकुलेट करके एक नया फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सर? हाँ हाँ, तो मैं अभी डिटेल से समझा दिया मैंने आपको। तो यहां हमारा नॉर्मल पिवट टेबल खत्म होता है। अगला टॉपिक पावर पिवट टेबल है, तो वो हम सब कल करेंगे। तो